तो अभी तक तो आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हॉलीडे स्पेशल तो देख ही लिया होगा। मुझे तो वो काफी अच्छा लगा और अब मौका बन जाता है जानने का वो ईस्टर एग्स, वो सारे फैक्ट्स जो आपको इस क्रिसमस स्पेशल के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे गार्डियंस को नया घर मिल चुका है, एमसीयू में ये किस टाइमलाइन में फिट होती है और स्टोरी के क्या कनेक्शंस हो सकते हैं आने वाली वॉल्यूम 3 मूवी के साथ। चलिए जानते हैं सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं इसी चीज से कि ये मार्वल स्टूडियोज की दूसरी स्पेशल प्रेजेंटेशन थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले वेयरवुल्फ बाय नाइट आ चुकी है इसी अक्टूबर में, जो हैलोवीन स्पेशल थी, और ये थी क्रिसमस स्पेशल। तो भले ही यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे रह गई, लेकिन ये मार्वल का पहला आइडिया था जो उन्होंने सोचा था डिज्नी प्लस के लिए। जब जेम्स गन यहाँ पे वॉल्यूम 2 की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा कुछ क्रिसमस पे स्पेशल चीज बनानी चाहिए, और आगे जाके जब डिज्नी प्लस बना तो ये उन पहले आइडियाज में से एक था जो उन्होंने वहां पे डिज्नी प्लस के लिए कंफर्म कर दिया। और इसकी शूटिंग भी जो अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की शूटिंग हो रही थी उसी के साथ में ही करवा दी गई थी। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये है एक हॉलीडे स्पेशल। बेसिकली ये मेन मनाया जाता है क्रिसमस के टाइम पे। यूएस के कई सारे ऐसे पॉपुलर कंटेंट ऐसे क्रिसमस के टाइम पे एक अलग शॉर्ट मूवी या स्पेशल एपिसोड निकालते हैं ताकि जब लोग छुट्टियों के टाइम पे अपने घर पे हो तो आराम से फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सके। मेनली यहाँ पे इंस्पायर्ड है स्टार वॉर्स का जो एक हॉलीडे स्पेशल आया था, और उसी से इंस्पायर्ड होते होते हम यहाँ पे मार्वल का भी एक क्रिसमस स्पेशल देख रहे हैं। उनका जो हमें फैन फेयर भी देखने को मिला, वहाँ पे भी स्टार्टिंग होती है क्रिसमस की कई सारी कॉमिक्स के साथ। मार्वल कॉमिक्स भी यहाँ पे क्रिसमस पे स्पेशल एडिशन निकालता था, उसके बहुत सारे हमें पेजेस यहाँ पे देखने को मिले। ऑफ कोर्स मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई एमसीयू से ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनके अलावा जो हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें लाइट्स देखने को मिलती है, स्नो भी गिर रहा है यहाँ पे। और वहीं पे जो हमें नए कैरेक्टर्स इस इंट्रो में देखने को मिले वो थे शी हल्क, और शूरी भी यहाँ पे मौजूद थी। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है एक ओल्ड स्टाइल एनिमेशन के साथ जो यहाँ पे 60s और 70s की फीलिंग देने की कोशिश कर रहा था, जिसमें हमें यहाँ पे दिखाया जाता है स्टार लॉर्ड का बचपन। हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड और क्रैगलिंग यहाँ पे क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे जो शिप के पुराने पार्ट्स है उससे यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री भी बनाया है, लेकिन हमें पता चलता है कि योंडू को क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उन्हें कहता है कि अगर तुमने इस चीज को यहाँ से नहीं हटाया तो वो उन्हें बाथरूम साफ करने की जॉब यहाँ पे दे देगा। और क्रैगलिंग यहाँ पे कहता है कि ये जॉब तो जेफ की फेवरेट है, और जेफ वही कैरेक्टर है जो हमने वॉल्यूम 2 के अंदर देखा था, एक वो चश्मे वाला बंदा जो टेजर फेस की साइड लेता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नोवेयर पे, जो ऑफिशियली बताया जाता है कि अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेन बेस बन चुका है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने ये जगह यहाँ पे कलेक्टर से खरीदी थी, मतलब कलेक्टर जो है टेनिली टिवान वो अभी भी जिंदा है। उसको हमने लास्ट देखा था 2014 वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर। वहाँ पे उसकी लोकेशन हम देखते ही है कि वो तबाह हो जाती है, और उसके बाद हमें वो दिखा था इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, लेकिन हमें वहाँ पे पता चलता है कि वो जगह तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, मतलब थेनोस ने उसे पहले ही बर्बाद कर दिया था, और जो हमें वहाँ पे कलेक्टर देखने को मिला वो कभी वहाँ पे था ही नहीं। वो बस एक इल्यूजन था जो वहाँ पे थैनोस ने क्रिएट किया था। मतलब लगता है कि कलेक्टर यहाँ पे बहुत टाइम से मौजूद नहीं था, तो अब वो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बाकी हम नोवेयर के बारे में जानते ही है कि ये एक मरे हुए सेलेस्टियल का सर है जो यहाँ पे बाकी गैलेक्सी के जो चोर उचक्के थे उनका इलाका बन चुका है, और अब यहाँ पे गार्डियंस कोशिश करेंगे इस जगह को ठीक करने की। लेकिन क्योंकि ये एक सेलेस्टियल का सर है, और जैसा हम जानते हैं कि स्टार लॉर्ड भी एक टाइम पे एक हाफ सेलेस्टियल था, वो ईगो का बेटा था इसलिए, और ईगो एक सेलेस्टियल है, तो हो सकता है कि इस सेलेस्टियल कनेक्शन का कोई हमें आगे कनेक्शन देखने को मिल जाए। और क्योंकि अब ये ऑफिशियल भी हो चुका है कि मेंटिस भी यहाँ पे ईगो की बेटी थी, तो हो सकता है ये भाई बहन को कोई मिलके पावर यूज करनी पड़े। दो हाफ सेलेस्टियल यहाँ पे एक सेलेस्टियल के सर के ऊपर कुछ करेंगे। और अब तो एमसीयू के अंदर भी सेलेस्टियल को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एटर्नल्स के जरिए, आरिशम देखने को हमें मिल चुका है, तो वॉल्यूम 3 में शायद इसका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पे हो जाए। और अभी तो बहुत सारी और बातें करनी है, लेकिन अगर आप भी एक मार्वल फैन और ऐसे ही ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नया मेंबर कॉस्मो द डॉग, जिसको हमने सबसे पहले वॉल्यूम 1 के अंदर देखा था जो कलेक्टर के कलेक्शन के अंदर, और उसके बाद हमें वो यहाँ पे देखने को मिला जो ऑफिशियली यहाँ पे पार्ट बन चुका है इस टीम का। जेम्स गन ने इससे पहले ये कंफर्म कर दिया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उन्हें लगा कि वो मूवी में इंट्रोड्यूस करते तो उन्हें काफी टाइम लग जाता, तो कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे ही बता दी है, जैसे नोवेयर हो गया और ये कॉस्मो द डॉग हो गया। इस डॉग के पास बेसिकली पावर है टेलीकिनेसिस की, जो हमें वो यहाँ पे भी करते हुए देखने को मिला, और इसकी वॉइस यहाँ पे दे रही है मारिया बाकालोवा, जिनको आपने रिसेंटली देखा होगा
होगा बोरेट की सेकंड मूवी के अंदर। इस डॉग की जो एमसीयू के अंदर स्टोरी है वो बेसिकली यही है कि ये एक रशियन डॉग था जो उन्होंने यहाँ पे स्पेस में भेजा था, लेकिन वो कभी वापस लौट के नहीं आया एमसीयू के अंदर। लेकिन ये कहानी बन जाती है कि इसको यहाँ पे कलेक्टर ने अपने कलेक्शन में रख लिया था। हालांकि वो उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्री हो जाता है जब वो कलेक्शन तबाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये डॉग यहीं पे रहा होगा। और जब गार्डियंस यहाँ पे आए तो उन्हें लगा कि इसको अपना मेंबर बनाया जा सकता है। फिर हम आ जाते हैं मेंटिस के ऊपर, जहाँ बताया जाता है उसका सीक्रेट ये कि वो स्टार लॉर्ड की बहन है। हमने वॉल्यूम 2 की भी एक बिहाइंड द सीन्स फोटो में देखा था कि ईगो ने मेंटिस के मॉम के साथ भी अपना अकाउंट खोला था, तो इस तरह से मेंटिस उसकी बेटी बन जाती है। हालांकि मेंटिस ने ये बात यहाँ पे क्विल से इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से उसको अपने जो बुरे पिताजी थे उसकी याद आए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया सीन था जो हमें एंड में देखने को मिलता है। दोनों भाई बहन यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी ये सीन था मतलब बहुत ही इमोशनल था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये चीज पहले वो वॉल्यूम 2 के अंदर भी बताने वाले थे, जो इन सारे डिज्नी प्लस के कंटेंट से पहले जो मार्वल लेजेंड्स की सीरीज आती है वहां पे हमें एक वॉल्यूम 2 का डिलीटेड सीन भी दिखाया गया था, जहां पे मेंटिस ये ड्रैक्स को बता देती है कि वो जो है पीटर क्विल की बहन है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि मेंटिस ने ड्रैक्स के ज़ाग नट्स को खा लिया था। वैसे जो ये ज़ाग नट्स थे ये वही नट्स थे जो ड्रैक्स खा रहा था इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, जब वो हमें दिख भी नहीं रहा था। फिर ये दोनों लोग प्लान करता है यहाँ पे कि वो स्टार लॉर्ड के फेवरेट हीरो से उससे मिलवाएंगे, एक केविन बेकन से। केविन बेकन जैसा हम जानते हैं कि फुटलूज मूवी के मेन हीरो थे और हमारे स्टार लॉर्ड के फेवरेट भी। इसका मेंशन वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो गई या एवेंजर्स हो गई बार बार होता है। Named Kevin Bacon. We're just like Kevin Bacon. The Earth's mightiest heroes. Like Kevin Bacon? He may be on the team. I don't know. I haven't been there in a while. और जैसे फुटलूज मूवी के अंदर केविन बेकन लोगों को बचाता है डांस करके, वैसे ही हमने यहाँ पे देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर कि पीटर भी बचाता है लोगों को डांस करके ही। और केविन बेकन, जिसको नहीं पता, उन्होंने एक्समैन की फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर सेबेस्टियन शॉ का रोल भी प्ले किया था। तो टेक्निकली देखे तो वो एमसीयू का पार्ट भी है, क्योंकि एक्समैन भी यहाँ पे एमसीयू का पार्ट है, भले ही मल्टीवर्स के वे में। और इससे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि क्या ये कैरेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होता है, क्या ये बस ये दो अलग अलग यूनिवर्स है इसलिए ये सेम दिखते हैं। लेकिन केविन बेकन ने इंटरव्यू में बताया कि मार्वल अगर उन्हें आगे यूज भी करना चाहे ना तो वो आगे उन्हें यूज कर सकता है। बस ये था कि उन्हें इस मूवी के अंदर केविन बेकन की जरूरत थी, तो उन्होंने उसी एक्टर को उसके लिए कास्ट किया। I mean, उसी रियल बंदे को। आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे ड्रैक्स और मेंटिस उनके नई शिप बोई में बैठ के जाते हैं, आते हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर। और ये उनकी नई शिप है जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे पहले जो उनकी पहली शिप थी वो थी मिलानो, फिर हमने इन्फिनिटी वॉर में इनकी एक और नई शिप देखी थी बेनेटार, और अब ये उनकी तीसरी मेन शिप बन चुकी है। और यहाँ पे बढ़िया सीन ये था कि जैसे ही वो अर्थ पे आते हैं तो एक औरत उसे देख के रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब भी कोई बाहर की शिप हमारी दुनिया के अंदर आई है उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा है। फिर ये लोग यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर घूमते हैं, जहाँ पे हमें हेक्सन 3 मूवी का पोस्टर भी देखने को मिला। और इसका स्टार कौन था? हमारा किंगो। किंगो हमें आगे भी एक और पोस्टर में देखने को मिला, वो एक क्रिसमस मूवी थी उसकी। लेकिन तब भी आगे बढ़ता है तो इस हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर हमें और भी लोग देखने को मिले, जैसे एक जोरो की कॉस्ट्यूम में बंदा था, एक हमारा जैक स्पैरो भी था यहाँ पे, एंटमैन था, ब्लैक विडो थी, कैप्टन मार्वल था, और स्टीव रॉजर्स भी हमें देखने को मिल गया। लेकिन पता नहीं क्यों जब उससे मेंटिस मिलने गई तो वो उससे मिलता नहीं है। I mean, कोई अच्छी बात नहीं है यार, स्टीव कोई आपसे मिलने आया और आप उससे देख के भाग जाओ। वहीं पे एक बंदा भी था जो गो बॉट्स की कॉस्ट्यूम में था, जिसे देख के ड्रैक्स गुस्सा हो जाता है। ड्रैक्स उससे कहता है कि तुमने ही मेरे कजन को मारा था। मतलब जो ये गो बॉट्स है ये भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, ये जो गो बॉट्स है ये टेक्निकली बिलोंग करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के मल्टीवर्स से। वैसे मुझे उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर्स भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है? I mean, पॉसिबल तो कुछ भी है। फिर ये लोग एक बार में चले जाते हैं, जिसका जो बार टेंडर था उस एक्टर का नाम है फ्लोरा बॉग, जिसने रिसेंटली हमारी सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर भी कैमियो किया था, और वो भी जेम्स गन ने ही बनाई थी। मतलब ये तो है ही कि अगर आप जेम्स गन की मूवी में काम करते हो तो आपको बार बार काम तो मिलता ही रहेगा। और जेम्स गन अपने भाई को भी काम देते हैं, अपनी वाइफ को भी काम देते हैं। काश मेरा भी कोई रिश्ता होता जेम्स गन के साथ। फिर यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे ड्रैक्स से रिक्वेस्ट करता है डांस करने के लिए, लेकिन ड्रैक्स को यहाँ पे पता था कि डांस यहाँ पे बेवकूफ लोग ही करते हैं। ये भी एक वॉल्यूम 2 मूवी का रेफरेंस था, जो कि वहाँ पे भी हमने देखा था कि ड्रैक्स को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर बाहर से निकल के दोनों लोग कोशिश करते हैं केविन बेकन को ढूंढने की, और एक लेडी उन्हें मैप बेच देती है जहाँ पे एड्रेसेस होते हैं
हॉलीवुड स्टार्स के। इस मैप के अंदर हमें मार्गरेट रॉबी भी देखने को मिली, जॉन सीना भी देखने को मिले, जिन्होंने इससे पहले जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर भी काम कर रखा है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी यहाँ पे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे एड्रेस मिल जाता है केविन बेकन का। तो जैसे ही वो केविन बेकन के घर पे पहुंचते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसके घर का नंबर है 1988, जो वैसे वही साल था जब हमारा स्टार लॉर्ड किडनैप किया था योंडू ने। और दोनों यहाँ पे केविन भैया को मनाने की कोशिश करते हैं, जिस सीन में मुझे काफी अच्छा लगा कि जब मेंटिस उससे फाइट कर रही थी, तो एक तरह से जो उसका फाइटिंग स्टाइल था, पहली बात तो उसको फाइटिंग में दिखा के मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा किया। मेंटिस के ऐसे बहुत ही कम सीन है एमसीयू के अंदर। आई थिंक इससे पहले तो वो फाइट करते हुए शायद दिखी भी नहीं है कभी। कॉमिक्स में वो अच्छी फाइटर रही है, तो अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसे यहाँ पे दिखा दिया, थोड़ा बहुत ही सही। लेकिन उसके फाइटिंग स्टाइल में पता नहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्ली को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। और मेंटिस देखने में भी थोड़ी सी बिल्ली जैसी ही लगती है, तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे कुछ कनेक्शन बनाया हो। और फिर जब आगे जाके जैसे जैसे केविन बेकन मान जाता है और ये लोग वापस नोवेयर पे जा रहे होते हैं, तो केविन बेकन यहाँ पे बैटमैन का भी रेफरेंस करता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एमसीयू के अंदर, क्योंकि ये बैटमैन का पहला रेफरेंस नहीं है। एटर्नल्स के अंदर भी पहले बैटमैन का रेफरेंस हो चुका है। Or valet, like Alfred in Batman. उस मूवी के अंदर सुपरमैन का भी नाम लिया गया था। मतलब एक तरह से देखे तो हमारे एमसीयू के अंदर डीसी कॉमिक्स बेची जाती होगी, और डीसी कॉमिक्स यहाँ के जो है फिक्शनल सुपर हीरोज होंगे। जैसे हमारी रियल दुनिया में ये दोनों हैं, वैसे ही मार्वल की दुनिया में डीसी वाले फिक्शनल हो गए। और डीसी ने भी कई बार अपनी बाकी चीजों में मार्वल का रेफरेंस किया है। लेगो बैटमैन मूवी जिसने देखी है उनको याद ही होगा। What is the password? Iron Man sucks. Thank you. लेकिन आगे जाके जब जैसे जैसे केविन बेकन यहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग ईस्टर एग था कि वो रॉकेट को यहाँ पे एक रकून बुलाते हैं, और हमें बताया कि भाई रॉकेट को अपने नाम के अलावा कुछ और बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पहले भी एक बार इसी चीज़ पे गुस्सा हो चुका है, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली। आगे फिर हमें देखे तो यहाँ पे बहुत सारे ईस्टर एग्स हमें गिफ्ट्स की फॉर्म में देखने को मिले। जैसे ग्रूट को यहाँ पे गेम बॉय नाम की वीडियो गेम मिल जाती है, और हम जानते भी है कि ग्रूट को गेम खेलना काफ़ी पसंद है। वहीं पे ड्रैक्स को गिफ्ट मिलता है वही फनी मैन जो उसने केविन बेकन के घर से चुराया था। कॉस्मो यहाँ पे क्रैगलिन को गिफ्ट करता है एक लिजर्ड। ये वही लिजर्ड्स थी जो वैसे वॉल्यूम 1 मूवी के अंदर जो लड़ाई होती है, जिसे यहाँ पे ग्रूट और ड्रैक्स और रॉकेट देख रहे होते हैं उस बार के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखी कि रॉकेट को यहाँ पे बकी का हाथ मिला गिफ्ट के तौर पे। वो उसे यहाँ पे नेब्यूला गिफ्ट करती है। तो वैसे कोई ऐसा हमने सीन तो कभी देखा नहीं कि नेब्यूला को ये हाथ कैसे मिला होगा। ये हो सकता है कि जैसा हम जानते हैं कि जो 5 साल का गैप था वो स्नैप वाला, वहाँ पे रॉकेट और नेब्यूला ही वो 2 गार्डियंस थे जो जिंदा रहे थे, तो इनकी यहाँ पे काफी अच्छी दोस्ती हो गई होगी। और भले ही वहाँ पे बकी जो है बाद में वापस आता है, लेकिन ये हो सकता है कि ये लोग कभी वकांडा गए हो या बकी इन जगह पे मिलने आया हो और उसने यह हाथ चुरा लिया हो। लेकिन जो भी ईस्टर एग था बढ़िया था। लेकिन फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके बचपन में जो क्रिसमस वो मनाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे पीटर ने यहाँ पे योंडू को एक एक्शन फिगर गिफ्ट किया था, जो हमें बाद में भी योंडू की शिप में देखने को मिला। और हो सकता है कि उसी वजह से योंडू को जो ये छोटे छोटे टॉयज है ये पसंद आते हो, क्योंकि उसके बेटे ने उसे एक गिफ्ट किया था एक बार। और योंडू उसे गिफ्ट करता है उसके गन्स, वही गन्स जो हमने पीटर के फ्यूचर में उसके साथ बार बार हमें देखने को मिली। मतलब इन गन्स का भी काफी इमोशनल कनेक्शन होगा हमारे स्टार लॉर्ड से। ओवरऑल ये टीवी स्पेशल जो भी था मुझे तो काफी अच्छा लगा। सिंपल एंड स्वीट, फन एंड इमोशनल, और एक बहुत ही अच्छी एंडिंग हमारे फेज 4 को इसी के साथ मिल गई। अगले साल अब आएगा फेज 5, नया साल भी स्टार्ट होगा ऐसे तो, और हो सके तो अगले साल से मार्वल का ग्राफ अब ऊपर जाना ही स्टार्ट हो तो मजेदार ही होगा वो। और कुछ ही महीनों में वॉल्यूम 3 भी आ जाएगी। जेम्स गन वैसे ऑफिशियली बता चुके हैं कि अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मतलब VFX में अभी काफी टाइम बाकी है। बट मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में, जनवरी फरवरी के आसपास हमें मेनली एंटमैन एंड द वास्प से पहले तो हमें उसका पहला ट्रेलर देखने को मिल ही जाएगा, तो उसका भी यहाँ पे वेट होगा। और जो ये स्टोरी थी वैसे तो ये गमोरा के आसपास ही घूम रही थी। अब गमोरा तो देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वो वॉल्यूम 3 मूवी के अंदर होगी, तो उसको भी वापस देखना काफी अच्छा लगेगा। वहीं पे एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे रॉकेट कहता है कि शायद हमें फिर से एक और क्रिसमस स्पेशल देखने को मिले। अब क्या ये उनका हर साल का ट्रेडिशन बन सकता है? आई मीन पॉसिबल तो है, और अगर वो इसी तरह की कुछ स्टोरीज हमें दिखा दे तो भी बढ़िया ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा दिखाओ जिससे MCU का कोई बड़ा कनेक्शन हो। यहाँ पे क्या था, एक छोटी सी चीज थी कि मेंटिस और स्टार लॉर्ड यहाँ पे भाई बहन है। और मुझे याद आ रहा है कि इसी साल आप में से कई लोगों ने भी देखा होगा वो जो डिज्नी क्रूज वाली वीडियो आई थी जिसमें हमें एंटमैन, वास्प, कैप्टन मार्वल, फैल्कन और मिस मार्वल देखने को मिली थी। वो भी एक शॉर्ट मूवी जैसा ही था, तो वो चाहे तो वैसा कुछ भी हर साल बना सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट मूवी जो किसी फेस्टिवल के टाइम पे आएगी, उसको आप स्पेशल प्रेजेंटेशन ही बोल दो, और एक फन चीज होगी। मतलब उसका कोई MCU से बड़ा कनेक्शन नहीं होगा, वो किसी आने वाली मूवी को सेटअप नहीं करेगा, लेकिन हमें देख के अच्छा लगे।
मतलब अगर ये चीज पहले होती तो वो अवेंजर्स के साथ ऐसा कुछ कर सकते थे। वो जो पहली मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ पे सारे लोग बैठ के यहाँ पे शॉर्मा खाते हैं, अगर उस टाइम पे ऐसी कोई स्पेशल प्रेजेंटेशन बनती तो वो उसी सीन को थोड़ा सा बड़ा बना सकते थे। एटर्नल्स के साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है कि ये सारे लोग एक दिन मिलके बातें कर रहे हो कभी, और किसी चीज में वहाँ पर डेडपुल को ऐड कर दो तो वो भैया स्पेशल का स्पेशल बन जाएगा। तो आइडियाज तो मेरे दिमाग में वैसे बहुत आ रहे हैं, और शायद तो वो इस क्रिसमस स्पेशल का आइडिया को हर साल का ट्रेडिशन भी बना सकते हैं। बाकी पहले ही काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है तो यहीं पे करते हैं इसका एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।